आज हम लोग एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हमने 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है जिसको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो द रॉ मटेरियल्स ऑफ सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं ये मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब के सब जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑल आर पॉलीमर्स, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दे मेक अप लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स इसकी ग्लूकोज है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, लाइफ डिपेंड्स ऑन 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमारी लाइफ है वो 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये चारों जो हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। जब हम फंक्शन पर आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी, सपोर्ट एंड रिकग्निशन। ठीक है, हमें एनर्जी देता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, रिकग्निशन का जो प्रोसेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन्स जो हैं दे आर एंजाइम्स, स्ट्रक्चर, रिकग्निशन, ट्रांसपोर्ट, पिगमेंट, सिग्नल्स, मूवमेंट। अब इनका कहाँ कहाँ पे रोल है? एंजाइम जो हैं दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में रोल है, रिकग्निशन में रोल है, पिगमेंट्स में रोल है, सिग्नल्स मूवमेंट में रोल है। ठीक है, लिपिड्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज, सिग्नल्स, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें भी इनका रोल है कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इसका रोल है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दीज आर दी हेरिडिटरी एंड प्रोटीन इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड सिग्नल्स। ठीक है, इन चारों चीज़ों में न्यूक्लिक एसिड्स का रोल है। अब हम बारी बारी एक एक को स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, these are the polysaccharides of simple sugars. Proteins, these are the polypeptides of amino acids. Lipids, insoluble in water although common, polymer, glycerol and fatty acid. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है, सिंपल शुगर्स के। प्रोटीन्स जो हैं ये क्या हैं? अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करके जब हम पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं तो अमीनो एसिड्स से मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं जो कि फिर प्रोटीन्स कहलाती हैं। ठीक है, लिपिड्स जो हैं दीज आर इंसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इंसॉल्युबल होती है। ठीक है, और जो कॉमन पॉलीमर है दीज आर दी ग्लिसरॉल एंड दी फैटी एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और दीज आर दी न्यूक्लिक एसिड्स इन नेचर। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और दीज आर दी न्यूक्लिक एसिड्स इन नेचर। ओके, बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ दी सब यूनिट्स, मोनोमर, द स्मॉलर मोलिक्यूल्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मोनोमर जो है ये बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उससे, यानी कि आप समझें कि इनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। The smaller molecules that are the building blocks of macromolecules. Smaller ये सब यूनिट्स मोनोमर्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज बनाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाएगा। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो मिलकर लिपिड्स बनाएगा। ठीक है, सो अब हम बारी बारी एक एक को स्टडी करते हैं। ये थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन था। नाउ वी आर गोइंग टू discuss each and every component separately. Carbohydrates contain carbon, hydrogen and oxygen in a ratio of 1:2:1. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं इन a ratio of 1:2:1. ठीक है, अकाउंट फॉर लेस दैन 1% ऑफ बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का लेस देन 1% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। यूज एज एनर्जी सोर्स एंड कॉल्ड सैकराइड्स। एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होता है और सैकराइड्स कहलाता है। ठीक है,
सिंपल शुगर जो हैं, जिसे हम मोनोमर्स भी कहते हैं, छोटा सब यूनिट जो होता है, मोनोसेक्राइड्स है और डाइसेक्राइड्स है, ठीक है। जो सिंपल शुगर्स हैं, दो मिलकर सिंगल होगा तो मोनोसेक्राइड, दो होंगे तो डाइसेक्राइड, दो शुगर्स मिलकर डाइसेक्राइड बनाएंगे। और कम्प्लेक्स शुगर जो हैं ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। जब बहुत सारी शुगर जो हैं वो मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाती हैं। ओके, so this is the monosaccharide and this is the disaccharides and this is the polysaccharide, ठीक है। ये डायग्राम से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मोनोसेक्राइड जो सिंपल शुगर है, जो डाइसेक्राइड जो दो मिलकर बन रहे हैं, और पॉलीसेक्राइड एक लंबी सी चेन है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर्स, मोनोसेक्राइड्स वन शुगर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीन एग्जांपल्स हैं सिंपल शुगर्स की, ठीक है, जिसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, या वन शुगर जिसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है शुगर का, इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। दीज आर द एग्जांपल। डाइसेक्राइड्स जिसमें टू शुगर्स हैं, ठीक है, दो शुगर्स मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाती हैं। उसमें हमारे पास टेबल शुगर है एग्जांपल। टेबल शुगर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, टू शुगर्स मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाएंगे, दैट इज़ द एग्जांपल। एग्जांपल इज़ ऑफ टेबल शुगर। सेकंड है माल्टोज। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है, माल्टोज, ठीक है। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब मिलता है तो वो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, लैक्टोज। सो दीज टू शुगर्स कंबाइन टू फॉर्म दी डाइसेक्राइड, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर टेबल शुगर बनाएगा, दो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाएंगे, एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनाएगा, ठीक है। ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको देख लें। वैसे ये आप लोगों को आते ही होंगे, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो यू शुड नो के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, पॉलीसेक्राइड्स जो हैं मैनी शुगर्स, कम्प्लेक्स शुगर और पॉलीमर, जब बहुत सारे शुगर्स इकट्ठे होके एक चेन बनाते हैं, दैट इज़ दी कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंगल शुगर था मोनोसेक्राइड, दो हुए तो डाइसेक्राइड। अब बहुत सारे शुगर जब मिलकर बनाएंगे तो कम्प्लेक्स शुगर बनाएंगे, जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। एनी मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स, स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स हों, मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर बनाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड दी पॉलीसेक्राइड। इसमें स्टार्च एक एग्जांपल है ग्लूकोज की। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार्च। फंक्शंस क्या है, सेल यूज देम फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इसका फंक्शन है पॉलीसेक्राइड का, क्या है कि सेल्स इनको यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चर। दे अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रेजुअली यूज एनर्जी सिंस इट इज़ स्टोर्ड इन ए लार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स को दे अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रेजुअली यूज़ एनर्जी सिंस इट इज स्टोर्ड इन अ लार्ज स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनिजम्स इसको यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी, और ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ करते हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके, पॉलीसेक्राइड्स क्या, स्टार्च इज़ इक्वल टू एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स। जब एनर्जी स्टोर होती है, एग्जांपल स्टार्च की अगर हम लें, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे हो जाते हैं, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर्ड इन एनिमल्स, जब एनर्जी में स्टोर्ड होंगे, एनिमल्स में स्टोर्ड होगी शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स, तो ग्लाइकोजन बनाएगा। और प्लांट सेल वॉल में जब बहुत सारे शुगर्स मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड दी सेल्यूलोज। सो स्टार्च इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स, glycogen is the example of polysaccharide in animals, and cellulose is the example of polysaccharide in plant cell wall, ठीक है। So all are long strings of glucose molecules and different lies in how they are bonded together। सब जो हैं लॉन्ग चेन्स हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, मतलब कि स्टार्च में कैसे करते हैं, ग्लाइकोजन में कैसे करते हैं, और सेलुलोज में कैसे करते हैं, ठीक है। सो स्टार्च इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज इज बॉन्डेड टुगेदर,
ठीक है। स्टार्च जो कि एनर्जी स्टोर्ड होती है इन प्लांट्स में, उसमें क्या होता है कि बहुत थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। सेलुलोज में क्या होता है, मेक्स अप द वॉल्स ऑफ प्लांट्स एंड मेड फ्रॉम ग्लूकोज। इसमें भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं प्लांट सेल वॉल के अंदर और वो सेलुलोज बनाते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि स्टार्च बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज कैन बी डाइजेस्टेड, सेलुलोज बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैमल्स, ठीक है। तो इसी वजह से यही बात है कि हम प्लांट्स के तने वैसे ही नहीं खा सकते, बिकॉज सेलुलोज जो है उसको मैमल्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्च जो है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बट सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ठीक है। तो जो प्लांट्स के वो पार्ट्स जिनमें ग्लूकोज स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो तो हम ले सकते हैं, उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, बट जिसमें सेलुलोज होगा वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, ग्लाइकोजन में एनिमल स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन सिमिलर इन द फॉर्म टू स्टार्च, रिजर्व एनर्जी एंड स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल। ग्लाइकोजन जो है वो लिवर के अंदर स्टोर्ड होती है और मसल्स के अंदर स्टोर होती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड जो बनता है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर प्लांट एनिमल सेल्स में, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन लिवर एंड मसल्स, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं इसके फूड की, के जैसे ब्रेड है, इसमें कार्ब है। स्टार्च जो है वो पोटैटो में होता है, इससे हम पोटैटो को खा सकते हैं। शुगर्स या आम जो हमारे पास चॉकलेट्स वगैरह हैं इनमें होती है, ठीक है। ब्रेक डाउन टू माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स के जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स है, पहले आपके पास लोफ ऑफ ब्रेड है, ठीक है, उसको आपने चूरा चूरा कर दिया ब्रेड क्रम्स में, पॉलीसेक्राइड बन गया, पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड बनेगा, डाइजेस्ट होगा तो वो डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगा जब इसका कार्बोहाइड्रेट्स का, तो पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड में बन जाएंगे और डाइसेक्राइड से फिर मोनोसेक्राइड बन जाएंगे, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है, पॉलीसेक्राइड मीन्स मैनी, डाइसेक्राइड 2 एंड मोनोसेक्राइड 1, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल के जिसमें वो ये एक छोटी सी स्लाइड है कि चैलेंज दिया गया है कि किस तरीके से जो है आप बताएं कि जो पॉलीसेक्राइड है वो कैसे डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड बन जाता है, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स इज़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, कि इसमें हम इसको पढ़ भी चुके हैं डीएनए आरएनए को पिछले चैप्टर में, कि जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी है, मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट होती है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। 2 टाइप्स हैं डीएनए के और आरएनए के, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब कि 2 टाइप्स में होते हैं बॉडी के अंदर, डीएनए की फॉर्म में होते हैं और आरएनए की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आरएनए में हमारे पास 90% साइटोप्लाज्म और 10% न्यूक्लियोलस है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये नहीं कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए और आरएनए, और फिर आरएनए की फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं जिसमें मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। तो 90% जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में होता है और 10% आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसकी वो है एग्ज़ाम्पल, वो क्या है कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है किस में, डीएनए में। डीएनए में सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है किस में, आरएनए में। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनएडी में, जिसमें से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडी टू निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब न्यूक्लिक एसिड्स किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, दैट कंटेन्स द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें हमारे पास 3 मेन चीज़ें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस आपस में लाइनअप होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड
consists of three components: a carbon to carbon ring structure with nitrogen called a nitrogenous base, either a purine or a pyrimidine, a 5 carbon sugar and a phosphate group. ठीक है, अगर अब आप इस मॉलिक्यूल को देखें राइट साइड पर तो आपको नज़र आएगा कि एक आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, सॉरी, एक शुगर है जिसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है और दूसरी साइड पे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच। ठीक है, उस ये आपस में बॉन्ड इसी किस्म का एक और आता है जो मतलब कि दूसरे उसके साथ बॉन्ड बनाता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरीके से शुगर बेस और फॉस्फेट वो मतलब जो है क्या फॉस्फेट ग्रुप इसी तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो एक पूरे का पूरा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। अब बॉन्ड जो है वो दो किस्म के हैं। नाइट्रोजनस बेस अगर आपको नज़र आ रही हो तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है, तो इसमें प्यूरीन्स हैं और पैरामिडीन्स हैं। ठीक है, तो एक प्यूरीन जो है वो एडेनिन है और गवानीन है और पैरामिडीन जो है वो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। तो एक प्यूरीन जो है वो एक पैरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर में आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से एडेनिन, साइटोसिन एंड गवानीन आर फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए एंड थायमिन एंड डीएनए एंड यूरेसिल एंड आरएनए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन बेस लिखा हुआ है, अगर ये प्यूरीन है तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा दूसरा मॉलिक्यूल उसमें मस्ट पैरामिडीन होना चाहिए। अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो वहाँ पर थायमीन होगा, अगर यहाँ पर साइटोसिन होगा तो वहाँ पर गवानीन होगा। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी, एडेनिन और थायमीन डबल बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसिन और गवानीन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेलल बॉन्डिंग होती है वो इनकी होती है। ठीक है, और जो ऊपर नीचे बॉन्डिंग होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की होती है। सो डीएनए में हमारे पास एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गवानीन है और आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गवानीन है। तो उसमें थायमीन की जगह एडेनिन के साथ जो है वो यूरेसिल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड टाइप्स डिफर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर। डीएनए कंटेन्स 2 डिऑक्सीराइबोज एंड आरएनए कंटेन्स राइबोज। अब शुगर में भी फ़र्क आ गया है, जो डीएनए होगा उसमें 2 डिऑक्सीराइबोज होगा और जो आरएनए होगा उसमें राइबोज होगा। The only difference is the presence or absence of a hydroxyl group on the second carbon। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि जो डिफरेंस है वो सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, सो ऑल न्यूक्लियोटाइड्स हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट आर एज फाउंड इन द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट HPO4 फाउंड बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सिंपल ये कि जो शुगर है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जो बॉन्डिंग होगी वो शुगर और फॉस्फेट की होगी और जो पैरेलल होगी वो नाइट्रोजनस बेसिस की आपस में होगी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो बॉन्डिंग होगी वो किसकी होगी, ये देख लें नीचे डायग्राम में कि शुगर जो है वो फॉस्फेट के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सारे शुगर्स फॉस्फेट के साथ मिले हुए हैं और आपस में जब बॉन्डिंग बनेगा तो वो न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस की बनेंगी, जैसे एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन जो है वो गवानीन के साथ। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड होगा दैट इज़ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये आप देख लें कि जो आमने सामने बॉन्डिंग होती है जो कि मैंने आपको पहले बताया है वो आपस में नाइट्रोजनस वो होता है प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स की। जैसे कि एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ बॉन्ड करेगा, साइटोसिन गवानीन के साथ करेगा, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस तरह से बनेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, तो जो रन्स ऑफ लैडर जब आप आमने सामने देखते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस और ऊपर नीचे जो होता है वो फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज़ द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। सो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था कि डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स है, सीधे की तरफ मुड़ रहा है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑन आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स। बाहर की तरफ आप देखें तो शुगर फॉस्फेट की है और अंदर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग है और बाहर अगर आप देखें तो
फॉस्फेट और शुगर की बॉन्डिंग है। सो बेसिस पॉइंटिंग इनवर्ड एंड बेसिस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टुगेदर। सो साइटोसिन और गवानीन के दरम्यान में 3 बॉन्ड्स हैं और एडेनिन और थायमिन के दरम्यान में 2 बॉन्ड्स हैं। सो मेजर एंड माइनर ग्रूव का भी बताया हुआ है कि जो बड़ा सा ग्रूव है वो मेजर है और जो छोटे छोटे ग्रूव है वो माइनर है। सो मेजर एंड माइनर ग्रूव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बेसिस आर, अब ये इसका डिफरेंस भी बताया हुआ है कि जो मेजर ग्रूव है उसमें बेसिस के आपस में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रम है, ये यूनिट है, या 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रम पर टर्न ऑफ द हेलिक्स एंड टर्न न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो पर टर्न है। हर टर्न में जो मेजर ग्रूव में हर टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रम इन डायमीटर। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल जो है, एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद थायमिन और यूरेसिल, डबल बॉन्ड्स हैं, साइटोसिन ऑलवेज बेस पेयर विद गवानीन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और जो है यूरेसिल आरएनए में, गवानीन एंड साइटोसिन दोनों में, आरएनए में भी और डीएनए में भी। अभी इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो आ जाती है हमारे पास है एटीपी, that is the energy storage for cells. Many enzymes use ATP, provides a way to run reactions that are otherwise undergoing। कि ये जो ATP है, जस्ट आपको इसमें ये याद रखना है कि ATP जो है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आरएनए की भी आपको नाम याद होने चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, असेंबली साइट है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इन कम्प्लेक्सेस और प्रोटीन्स एंड आरएनए नोन एज द राइबोसोम्स। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए जो है दैट इज़ द एसेंशियल कैरियर मॉलिक्यूल फॉर अमीनो एसिड्स टू बी यूज्ड इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि अमीनो एसिड्स को ये ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये सारे के सारे तीनों के तीनों आरएनए जो हैं ये डीएनए के अंदर ही इनकोड होते हैं। ये अगेन वही बात है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये 30 चीज़ों से मिलकर बनती है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 5 कार्बन शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, एंड सिंपल इज़ दिस। फिर इसका फंक्शन क्या है, इसमें जेनेटिक कोड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। दैट इज़ डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसमें हेरिडिटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फंक्शन आरएनए का क्या है कि कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू सेल, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, फाउंड इन राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सब आरएनए के फंक्शंस हैं। सिंपल इसको याद करें, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कंटेन्स द एडेनिन, राइबोज, शुगर, 3 फॉस्फेट स्टोर्स इन रिलीज एनर्जी। के जो है एडेनिन होती है एटीपी के अंदर, राइबोज शुगर होती है, 3 फॉस्फेट स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, so this is all about the today's lecture. Thank you very much.